हेल्थ एंड हाइजीन यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो है डेंगू। और ये डेंगू किस तरह से ये फैलता है और ये किस तरह से संक्रमण होता है और किस तरह का ये बीमारी है एवं इस बीमारी के डायग्नोसिस क्या है और इसका क्या लक्षण है और कैसे इसको मैनेजमेंट किया जाता है। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि ये किस तरह का ये बीमारी है। ये वायरस जनित बीमारी है और एडिस मच्छर के काटने से ये फैलता है। और ये मच्छर साधारणतः शाम के टाइम में जहाँ रुका हुआ पानी है और वहाँ पे ये ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पनपता है और ये इवनिंग पीरियड में ही इसका बाइट ये लोगों को इन्फेक्टेड करते हैं। किस तरह से किस तरह से ये फैलता है उसको थोड़ा जानने की हम कोशिश करें तो ये सबसे पहले ये जो है अपने फूल का जो मधु है उसको खाने के लिए भी उस पर भी बैठते हैं और ये मनुष्य के पास केवल अपने भोजन के लिए ब्लड सकिंग करने के लिए ये आते हैं। लेकिन उसके साथ साथ उनके पास जो ये डेंगू वायरस है, डेंगू वायरस भी मच्छर के अंदर पाए जाते हैं और वो मच्छर बाइट के साथ साथ वो अपना पास जो कैरी करके लाते हैं जो डेंगू वायरस वो ब्लड में छोड़ देते हैं मनुष्य के शरीर में और वहाँ से वो ब्लड सक करके लेते हैं और उसके बाद उनका ये फीवर शुरू होता है। और ये जो लक्षण हम लोग देखते हैं साधारणतः प्रैक्टिकली क्लिनिक में जो पेशेंट आते हैं और उस पेशेंट में हम लोग देखते हैं कि जो फीवर हाई ग्रेड फीवर्स होते हैं और ये डेंगू में दो फेजेस में होती हैं। फर्स्ट फेज में डेंगू जब ये मच्छर का बाइट होकर के जब इन्फेक्टेड होते हैं तो उस समय जो फीवर आती है बहुत तेज आती हैं, 48 से 72 घंटे तक वो फीवर उतारती नहीं है और वो फीवर बहुत हाई ग्रेड होते हैं और उस समय इस पेशेंट में डिहाइड्रेशन की संभावनाएं भी बहुत बढ़ जाती हैं। अपीयरेंस को देख करके किस तरह से हम बिना जांच किए हम ये डायग्नोस कर सकते हैं कि ये डेंगू है। डेंगू में जो ऑर्बिट होते हैं, आई ऑर्बिट होते हैं, आई ऑर्बिट में पेन होना शुरू हो जाते हैं, बॉडी एक होते हैं और पिंडलियों में जो उसमें खिंचाव होना शुरू हो जाते हैं और वीकनेस बहुत तेजी से गिरती हैं, मुंह कड़वापन, मुंह का स्वाद एकदम गायब हो जाते हैं, वॉमिटिंग फीलिंग होती हैं, कोई भी चीज़ इनटेक करने का मन नहीं करता है और जिससे डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो इससे हमें समझना चाहिए ये लक्षण जो है डेंगू का है। और सबसे पहले जो है ये 2 से 3 दिन तक ये हर 6 घंटे के अंतराल में ये फीवर बहुत तेज़ी से आता रहता है। लेकिन इसमें ये फीवर चकमा भी देते हैं। 3 दिन बाद जब फीवर उतरती है तो 1-2 दिन के लिए फीवर नहीं आती हैं। लोग समझते हैं कि हमारा ये फीवर ठीक हो गया, लेकिन वो ठीक नहीं होते हैं और वो जो डेंगू वायरस से एंटीबॉडी बॉडी में बनते हैं तो जब सेकंड फेज आते हैं और सेकंड फेज में वो एंटीबॉडी जब वो जो वायरस है, डेंगू वायरस है, उसको फैगोसाइट करते हैं, उसके साथ साथ जो प्लेटलेट भी बनते हैं कुछ प्लेटलेट को भी वो खा जाते हैं और जिससे प्लेटलेट का डिजनरेशन का जो रेट है बहुत तेजी से वो प्लेटलेट गिरती हैं और तब दोबारा एक फीवर बहुत तेजी से आते हैं। ये डेंगू का सेकेंड फेज है और ये डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी है। डेंगू का जो सेकेंड फेज है ये सेकेंड फेज में पेशेंट सबसे ज्यादा वीक होती हैं और इस सेकेंड फेज में प्लेटलेट सबसे ज्यादा तेजी से कम होती हैं और इस फेज को भी अगर हम पहचान नहीं पाते हैं तो पेशेंट के लिए ये बहुत खतरा होता है। इसलिए जो सेकंड फेज है, सेकंड फेज में जाने से पहले पेशेंट को पढ़ लेना चाहिए और जब उनका वॉमिटिंग आ रहा हो, डिजीनेस आ रहा हो और कोई भी इंटेक्ट नहीं कर पा रहा हो उस समय फ्लूइड उसमें प्रोवाइड करना बहुत ही जरूरी हो जाता है और यदि हम नहीं करते हैं तो ये बहुत रिस्की केसेस हो जाते हैं। जो अपीयरेंस में हम डेंगू के देखते हैं बहुत से लोगों का जो प्लेटलेट्स के कम होने की वजह से उसके शरीर में चकता सा आने लगते हैं, छोटे छोटे दाने नुमा निकलने लगते हैं। तो यहाँ पे ये जो मीजल्स का डीडी बन जाता है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस में की तरह
यहाँ कंफ्यूज कर देते हैं कि कहीं मिजल्स तो नहीं है। अगर छोटे बच्चे में है, बड़ों में है, तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ये डेंगू में ये सारे दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। और इसके बाद इसमें कई सारे फेजेस हैं। इसमें वॉमिटिंग का फीलिंग होना, उसके बाद स्वेलिंग भी आने लगते हैं। जैसे रिकवरी स्टेज थोड़ा शुरू होता है, ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो उसके बाद रिकवरी स्टेज में कई सारे फेज आते हैं, जिसमें वॉमिटिंग जब रुकने के बाद उसमें प्लेटें, नई प्लेटें जब बनने लगती हैं, तो उसके बाद उनको इचिंग भी होने लगती हैं। और ये इचिंग का जो फेज है ये भी 2 दिन का लगभग रहता है। और 2 दिन बाद वो लगभग ठीक हो जाते हैं। उस पर हिक्की आने लगते हैं। ये देखा गया कि जितने भी पेशेंटों में प्लेटलेट की मात्रा ज्यादा कम होती हैं, उन लोगों की हिक्कियां ज्यादा आती हैं और उन लोगों के कॉम्प्लिकेशन भी ज्यादा आती हैं। तो ये जो हिक्की आना, खुजली होना और वीकनेस तो रहती हैं। धीरे धीरे ये वीकनेस की पूर्तियां शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह से कुछ जो लक्षण हैं डेंगू के, इस तरह हमारे एवं हमारे आसपास के या दूर दराज के किसी को भी इस तरह से अगर सुनने को मिल जाए, देखने को मिल जाए, तो तुरंत उनको जान बचाने के लिए जो जो विधियां हैं उनको बता देना चाहिए। और ये देखा जाता है कि डेंगू का जो लेट फेज है, उस लेट फेज में पेट में दर्द होना, मड़ोर होना भी शुरू हो जाते हैं। और ये पेट का दर्द इसलिए होते हैं कि इसमें आंतों में स्वेलिंग भी आ जाती है। और अधिकतर लोगों में फैटी लीवर की मात्रा आजकल बहुत ज्यादा है, तो लीवर में एचजीपीटी, एचजीओटी की मात्रा लगभग पेशेंटों में ये बढ़ जाती है और उनमें लीवर बिल्कुल काम बहुत ही कम करती हैं, जिससे उन्हें फूड इंटेक्ट और कम हो जाती हैं। तो ये सारी समस्याएं आ जाती हैं। और सेलुलर डिहाइड्रेशन जब स्टार्ट हो जाता है, तो सेलुलर डिहाइड्रेशन जब स्टार्ट हो जाते हैं, उस टाइम हमें फ्लूइड का प्रोवाइड करना बहुत ही जरूरत होते हैं। अब अगर ये जो हमने देखे हैं किस तरह से डायग्नोसिस के मामले में, तो डायग्नोसिस में हम सीवीसी कराते हैं, उसमें प्लेटलेट की अगर गिरता हुआ दिखते हैं तो हमें ये डायग्नोसिस होता है कि ये प्लेटलेट की ये डेंगू की संभावनाएं हैं। लेकिन ये देखा गया जो डेंगू का जो टेस्ट है, डेंगू का टेस्ट में NS1 पॉजिटिव और उसमें जो एंटीबॉडी है IgG है, IgM है, तो इसमें NS1 पॉजिटिव लगभग लोगों को देखने को मिलते हैं। और लेट फेज में IgG और IgM ये भी पॉजिटिव देखने को मिलते हैं। और ये जो NS1 पॉजिटिव जैसे ही आते हैं डेंगू, और डेंगू नाम जब सुन लेते हैं लोग डर जाते हैं। लेकिन साधारणतः ये जांच बहुत सब लोगों के लिए जरूरत भी नहीं होती है जो आजकल इसको जरूरत करें। मुझे ये समझ में आता है कि अगर NS1 हमें पॉजिटिव, उनका लक्षण दिख रहा है ये पॉजिटिव है, तो जो पेशेंट आते हैं, बहुत से गरीब पेशेंट हैं, तो उनको भी हम पैसा बचाना चाहे तो बचा सकते हैं कि उनकी ये 600-700 रुपए की जांच कराना जरूरी नहीं होती है। वो जांच करने के बाद भी जो NS1 पॉजिटिव पाएगा और जो लक्षण हमें दिख रहे हैं, ट्रीटमेंट में कोई अंतर नहीं होते हैं, सेम ट्रीटमेंट होते हैं। जब सेम ट्रीटमेंट होते हैं तो हम अगर कोशिश करें तो हम उनको, जिनको हम बचा सकते हैं 500-600 रुपए, तो वो डेंगू के टेस्ट ना करके भी हम उनको ट्रीटमेंट, उनके लक्षण एवं जो सीवीसी में प्लेटलेट के आधार पर हम उनको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और जो सिम्टम हमें दिखती है पेशेंट में, उसमें स्पष्ट हो जाता है किस तरह से डेंगू का इफेक्ट ये बढ़ रहा है। लेकिन ये हम लोगों को ये फेज हमें पकड़ना बहुत जरूरी है कि डेंगू का ये पहला फेज है या फर्स्ट फेज है या सेकंड फेज है। अगर हम इनको पकड़ नहीं पाते हैं तो ये डेंजर जोन पे चला जाता है। इसलिए इनको सीवीसी का जांच कराना, और यदि देखा जाता है जब कोई कॉम्प्लिकेशन आने लगती हैं कि पेशेंट को हम शुरुआत में ही इनको पकड़ना है, तो उसमें जो जांच कर लेना हमें ज्यादा अच्छा है, ताकि हमें उनके उस पेशेंट, वीक पेशेंट है या कोई वाइटल ऑर्गन्स उस पेशेंट में डैमेज है, तो इस केस में जो है NS1 जो अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसका जानकारी कर लेना ज्यादा अच्छा होते हैं। नहीं तो मैं समझता हूं सभी लोगों में ये डेंगू का टेस्ट कराना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। सीबीसी के माध्यम से एवं उनके जो लक्षण है, उस लक्षण के माध्यम से भी हम डेंगू को आसानी से हम समझ सकते हैं, आसानी से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो जब हमारा डेंगू का डायग्नोसिस हो जाता है और हो जाने के बाद उसमें जो ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट हमारा देना है। तो ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं, जब हाई ग्रेड फीवर होते हैं तो फीवर को उतारने के लिए हम जो पैरासिटामोल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर होने के नाते मैं ये कहूंगा कि हम पैरासिटामोल के समकक्ष जो है आयुर्वेद में भी बहुत सारे मेडिसिन, अभी जो गिलोय की जो गोली है और जो उसमें लगभग 750 से 1000 जो मिलीग्राम की जो गोली है, उसमें
वो जो गोली हमारे पास है 750 मिलीग्राम, और जो उसमें जी 1000 मिलीग्राम की जो गोली है, उस गोली को देने से भी ये फीवर उतर जाती हैं। लेकिन इसको हम मैनेजमेंट के लिए, जब फीवर को उतारने के बाद, फीवर जब उतर जाती हैं 3 दिन तक तो लगातार ये फीवर रहती हैं, और फीवर उतरने के बाद हमें आईवी फ्लूइड की जरूरत भी अधिकतर पेशेंटों में होते हैं। और ओरल इंटेक के लिए आजकल जो एनर्जी पाउडर के रूप में जो एनर्जी ड्रिंक हम लोग देते हैं, जिसके अंदर जिंक्स है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और क्लोराइड होते हैं, जिसमें उसकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट की इम्बैलेंस जो है वो इम्बैलेंस ना हो, तो उससे बचाने के लिए हम या तो ओरली, अगर वो इंटेक कर पाए तो ओरली देते हैं, नहीं तो उनको आईवी फ्लूइड के माध्यम से उनको इस इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस किया जाता है। तो इस प्रकार से हम उनको फ्लूइड दे करके, और जो खास करके अगर देखा जाए कि जो डेंगू के लिए जो वायरस, डेंगू वायरस है, उसके लिए उसके लिए केवल फीवर को कम करना और जो इलेक्ट्रोलाइट को प्रोवाइड करना, मेंटेन करना, ये है। लेकिन ये जो फीवर जब आती हैं, जब अटैक होती हैं, और अटैक होने के बाद में जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं, उस कॉम्प्लिकेशन को दूर करने के लिए हमें मेडिसिन की प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेशन के तौर पर उनमें इन्फेक्टेड हो जाते हैं, उसमें टीएलसी बढ़ जाती है, उसमें सीआरपी बढ़ जाती है, ईएसआर बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज जो बढ़ा हुआ है, उस बढ़े हुए को कम करने के लिए हमें एंटीबायोटिक की भी और मेडिसिन की हमें जरूरत होती है। खास करके ये देखा गया डेंगू के केस में, अगर लीवर को हमें प्रोटेक्ट करके चलना होता है, और लीवर को जब तक हम प्रोटेक्ट करके नहीं चलेंगे तो हम जो है उस पेशेंट को सही तरीके से केयर नहीं कर सकते हैं। और ये जो हमारा मैनेजमेंट हुआ, और इसके बाद इसमें जो मेन मैनेजमेंट और एक है, मैं तो ये कहूंगा कि आहार और विहार, 50% से ज्यादा जो वर्क है वो आहार विहार में है। तो आहार के रूप में हम इसको क्या क्या हम आहार में ले सकते हैं, और क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, इस बारे में हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तो हमारे आहार के लिए जो सुपच्य हैं, जल्दी डाइजेस्टेबल हो जाए, उसको हमें लेना चाहिए। तो सब्जी के लिए, जैसे सब्जी के लिए लौकी है, त्रोई है, और जो कच्चा केला है, कच्चा पपीता है, टेंडा है और परमल है, ये जो 6 सब्जी है, ये हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, और इसको हम ले, और उसके बाद और दाल में केवल मूंग दाल का हम इस्तेमाल करें। अगर हम फ्रूट्स में जाते हैं तो फ्रूट में जो पहला जो 3-4 दिन है, जिस समय फीवर रहता है बॉडी के अंदर, उस समय 5 फ्रूट का इस्तेमाल हम करें। और वो 5 फ्रूट में जो नारियल पानी है, कीवी फल है, ड्रैगन फ्रूट है, अनानास है और मौसमी है। लेकिन मैं ये एक बात और कहूंगा कि जो पेशेंट जो जूस की लेने के लिए सोचते हैं, वो जूस इस तरह से ना ले कि वो डायरेक्ट मार्केट से वो फ्रूट मंगाए, और उस फ्रूट को अपने आप उसको काला नमक लगा करके उसको खा सकते हैं। तो उसको खाने से इसमें बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। नहीं तो मार्केट में जो जूस हम मंगाते हैं, तो वो मार्केट का जूस में एक वो लोहे के जो मशीन है, उस मशीन के कांटेक्ट में आते हैं, फिर जो एल्युमिनियम की बर्तन है उसके कांटेक्ट में आते हैं, फिर प्लास्टिक के कांटेक्ट में आते हैं, लेकिन उसका एफिकेसी वो कम हो जाता है उसका जो, इसीलिए उसको ना लेकर के हम ओरिजिनली अगर हम ओरली इंटेक करें तो वो ज्यादा हमें फायदेमंद होता है। और जो दूध में जो हम लोग जो बकरी का दूध में, इसलिए बकरी का दूध ही क्यों कहा जाता है, क्यों नहीं गाय का और भैंस का दूध लेने के लिए बताया जाता है, क्योंकि बकरी का दूध में वो सबसे ज्यादा डाइजेस्टेबल्स होते हैं, क्विकली डाइजेस्ट होते हैं और क्विकली एनर्जी मिलती है, जिससे हम उनके जो बच्चे हैं उसे भी दे सकते हैं। जैसे बकरी का बच्चा पैदा होती है तुरंत कूदने लगते हैं, तो इसका मतलब इसमें न्यूट्रिटिव ज्यादा होते हैं और इसमें इजीली डाइजेस्टिव होते हैं, इसीलिए ये दूध लेना बहुत ही ये लाभदायक होते हैं। इसके साथ इसमें और एक चीजें हैं कि ज्यादा अगर हमें दर्द हो रही है, पैरों में बहुत ज्यादा दर्द है, तो उसमें सरसों का तेल गर्म करके उनको मालिश करें, और उसके बाद पानी को खौला के किसी बर्तन में ले लें और उसमें लाहौरी नमक मिला करके और उसके अंदर किसी सूती कपड़े का उसमें डुबो करके उसको निचोड़कर अगर हम सिकाई करते हैं, तो हमारी जो दर्द है वो दर्द में भी बहुत कमी आती है, उसमें बहुत फायदे होते हैं। लेकिन इस डेंगू के बाद इसमें ये हड्डी तोड़ बुखार इसलिए है और इसमें जोड़ों में दर्द होने लगते हैं, और ये दर्द डेंगू के समाप्त होने के बाद भी, डेंगू जब नहीं रहता है उसके बाद भी रहता है। और आजकल के दिन में जो ठंड में जिन लोगों का डेंगू हो रहा है और इनका ये पेन जो है ये ज्यादा दिन तक रहेगा, 2-3 महीने तक रहेगा, इसमें विटामिन B12 की कमी आ जा रही है। क्यों? क्योंकि लीवर से इतना कमजोर हो जाते हैं, उसमें जो विटामिन है वो विटामिन की सिक्रेशन नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें लीवर को प्रोटेक्ट करना है और ये विटामिन जिसके अंदर मिले उस चीज को हमें ज्यादा से ज्यादा लेना है। तो इसमें जो खजूर है, इसमें खजूर ले सकते हैं, मुनक्का ले सकते हैं और इसमें बादाम ले सकते हैं, और इस मुनक्का, खजूर और बादाम को हम बना सकते हैं। जैसे खजूर का सूखा हुआ जो छुआरा है उसको छील करके हम इकट्ठे करें
और उसके बाद उसमें मुनक्का करें और बादाम उसको काट काट करके पीस करके देसी घी में इनको भून करके उसको पाउडर बना ले मिक्सी में करके, उसके बाद दूध के साथ मिला करके एक चम्मच सुबह, एक चम्मच शाम हम प्रत्येक दिन अगर लेते रहे तो इससे भी हमारी बॉडी की जो वीकनेस है वो वीकनेस दूर हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास जो व्यवस्थाएं हैं, जो आयुर्वेदिक व्यवस्थाएं हैं, जिससे भी हम अपने जीवन को सुरक्षित रख पाते हैं। और जो काढ़ा के रूप में बताया जाता है, लेकिन इसकी काढ़ा जो है इम्यूनिटी पावर हमें बढ़ाती है। एक बार फीवर अटैक हो जाए उसके बाद जो है ये बहुत ज्यादा वर्क नहीं कर पाते हैं, क्योंकि तब तो हमारा लीवर भी बहुत कम काम करते हैं, डाइजेशन भी नहीं कर पाते हैं, तो हम बीमार ना पड़े इसके लिए हमें प्रिवेंशन क्या करना चाहिए, हमें मच्छरदानी का इस्तेमाल करना चाहिए, मॉर्टिन का इस्तेमाल करना चाहिए, और जो हमारे आसपास के जो रुके हुए पानी है, पानी रुका हुआ ना रहे, उसको साफ सुथरा रखना चाहिए। और ये साफ सुथरा रखने से भी हम इससे बचाव कर सकते हैं। तो हमारा ये बचाव करके हमारी इस जो डेंगू एक तरीके का महामारी का रूप ले लेते हैं कहीं कहीं पर, और जीवन खतरे में पड़ जाते हैं। मैं सभी से यह आग्रह करूंगा, आप अपने जीवन को सुरक्षित रखें और इस जीवन को बचाने के लिए जो भी मूलभूत जो बातें हैं उसको ध्यान रखें। जो लोग आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं वो लोग भी अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं कम खर्चे में, इस डेंगू से हम बच सकते हैं। उसमें हाइजीन का हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आहार विहार को अगर हम नियंत्रित करें तो हम इस बीमारी पे 50% हम जो है विजयी हम इस पे प्राप्त कर सकते हैं, और 50% मेडिसिन के माध्यम से। अगर ये जो सुझाव हैं और जो बातें हैं मैंने जितना कलेक्ट कर पाया वो मैं आप लोगों के सामने रखा। आप लोगों को किसी के जीवन में अगर ये प्रयोग करके किसी का अगर लाभ हो तो वही हमारी प्रयास है, और उसी लाभ से मुझे आनंद मिलेगी। और इसी के साथ मैं आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ। सभी को मेरा नमस्कार।